कहानी वतन की स्पेशल एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। जय हिंद साथियों, इस प्रोग्राम को सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफी का प्यार भरा सलाम। आज पूरे मुल्क में एक ऐसा माहौल है जिस पर तमाम मीडिया हो, सब लोग इतनी बड़ी घटना, इतना दुख, इतना गम शायद पहले कभी ना देखा हो। मणिपुर की घटना तमाम मीडिया चैनल्स हों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हों, तमाम हर जगह मणिपुर की घटना बेहद अफसोसनाक, शर्मनाक और बहुत ही तकलीफदेह है। आपको समझना होगा, ये मणिपुर की हिंसा एकदम नहीं हुई है। मणिपुर हिंसा को लेकर के तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पर स्टोरी हैं, खबरें हैं, उसकी कवरेज है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये घटना एक दिन में नहीं हुई है। इसके लिए हमें पीछे लौटना पड़ेगा। हमें लौटना पड़ेगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जनपद गौतम बुद्ध नगर। जनपद गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर के जिला हेडक्वार्टर से करीब 30 किलोमीटर एक कस्बा है दादरी, और दादरी से 5 किलोमीटर एक गांव है बिसाड़ा। बिसाड़ा को तमाम खबरों के अंदर आपने देखा जब 28 सितंबर 2015 को मोहम्मद अखलाक को घर में घुसकर भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वो मोहम्मद अखलाक जिनका परिवार सदियों से उसी गांव का रहने वाला था, मूल निवासी था। वो कोई बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो वहीं के रहने वाले थे। उनके परिवार के कुछ भाई लोग करीब दादरी में ही निवास कर रहे थे। मोहम्मद अखलाक को गौ मांस के नाम पर गांव के ही कुछ जज्बाती और सिरफिरे लोगों ने लोगों को इकट्ठा करके जो नफरत बोई जा रही है, उस नफरत की यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो पाठ पढ़ा उसी पर अमल करते हुए उन्होंने गांव से ही लोगों को उकसाकर मंदिर में इकट्ठा किया, और वहां से मंदिर के माइक से लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करके मॉब को तैयार किया और अपने ही गांव के रहने वाले मोहम्मद अखलाक के घर हमला बोल दिया कि उनके यहाँ ईद पर गोमांस बनाया गया है। वो मोहम्मद अखलाक जिनका बेटा हमारे ही मुल्क की वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है, मोहम्मद अखलाक जिनका परिवार बहुत ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से और मेहनत मजदूरी करके जिन्होंने अपने परिवार का लालन पालन किया, जिनकी कई पुश्तें उसी गांव में रहती थीं, उसी मोहम्मद अखलाक को अपने ही बीच के रहने वाले लोगों ने नफ़रत की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके, जो तालीम उन्होंने नफ़रत की बुनियाद पर हासिल की, उसी से अपने ही गांव के अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस मुल्क में 28 सितंबर 2015 को नफ़रत की एक ऐसी मजबूत बुनियाद रख दी गई जिसके नतीजे आज हमारे और आपके सामने हैं। जैसे मणिपुर की घटना को तकरीबन 2 महीने के बाद पब्लिक डोमेन में आने के बाद जो गम और गुस्सा है, इसी तरह से 28 सितंबर को 2015 में जब बिसाड़ा में मोहम्मद अखलाक की हत्या की गई, उसके बाद वो भी खामोशी के साथ उस खबर को दबाने का प्रयास किया। उस वक्त मैं भी AIMIM के सदर सांसद जनाब असदुद्दीन ओवैसी के साथ काम कर रहा था, और मैं उनके कहने पर मैं बिसाड़ा गांव पहुंचा। जो वहाँ के हालात उस वक्त मैंने देखे, सुने और समझे, उसको सुनने और समझने के बाद हालात दिल को दहला देने वाले थे। अपने ही गांव में एक आदमी जिसका परिवार सदियों से भाईचारे के साथ सभी के साथ ताल्लुकात निभाते हुए रहता हुआ आया, उसी को अपने ही गांव के नौजवानों ने इस नई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इस नई नफ़रत की यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान हासिल किया, अपने ही गांव के उस मोहम्मद अखलाक को मौत के घाट उतार दिया। वहाँ से लौटने के बाद मैंने वहाँ की सारी खबर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उस वक्त दी, और उन्होंने बिसाड़ा आने का फैसला लिया, और हम लोग अपनी टीम के साथ उनको बिसाड़ा गांव में लेकर के गए। साथ ही
कांग्रेस के सांसद जनाब राहुल गांधी व दिल्ली के मुख्यमंत्री जनाब अरविंद केजरीवाल भी अखलाक के परिवार से मिलने बिसाड़ा गांव पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद न सिर्फ देश की मीडिया ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी जब इस मुद्दे को उठाना शुरू किया तो पूरे देश में मोहम्मद अखलाक के कत्ल को लेकर जो गम और गुस्सा शुरू हुआ, उस वक्त की मौजूदा समाजवादी पार्टी सरकार जो इस घटना को दबाना चाहती थी, लेकिन मीडिया में आने के बाद आवाम के गुस्से को देखते हुए आवाम के गुस्से का सामना करना पड़ा और उसके ऊपर तमाम खाना पूर्ति लीपापोती की गई। उस वक्त के विपक्ष में बैठे हुए लोग, वहाँ के चाहे वो स्थानीय सांसद हों, चाहे वहाँ के और भी प्रदेश के देश के बड़े नेता हों, तमाम लोगों ने उस घटना का सियासी फायदा लेने का काम किया। अगर सही में मुल्क से मोहब्बत की खातिर उस वक्त सख्त फैसले लिए जाते तो आज वो तमाम घटनाएं नहीं होती जो हमारे सामने हैं। मोहम्मद अखलाक के बाद दूसरी घटना है रोहित वेमुला की। रोहित वेमुला जो एक दलित छात्र हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की तालीम हासिल कर रहा था, 17 जनवरी 2016 उन्होंने आत्महत्या खुदकुशी कर ली। उसके पीछे क्या कारण था? पीएचडी कर रहे छात्र को अपनी जान लेने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी के कुछ लोगों के द्वारा उन पर गंभीर आरोप लगाए गए और उनको यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जांच में वो सभी आरोप गलत पाए गए, लेकिन रोहित वेमुला के साथ अत्याचार और जुल्म खत्म नहीं हुआ। क्या वो दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे? यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा थी। उनके आखिरी शब्द कि मेरा जन्म ही एक भयंकर हादसा है, आज भी हम सबके कानों में गूंजते हैं। और ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसमें एक और घटना जुड़ती है। 22 जून 2017, नाम है हाफिज जुनैद। ईद की ख़रीदारी करने के लिए वो हाफिज जुनैद जिनकी उम्र 15 साल, वो अपने भाइयों और दोस्तों के साथ दिल्ली में ईद की ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। हाफिज जुनैद हरियाणा के बल्लभगढ़ के रहने वाले थे। जब हाफिज जुनैद, उनके भाई व उनके दोस्त ईद की ख़रीदारी करके दिल्ली से ट्रेन के रास्ते वापस अपने घर की तरफ जाते हैं, ओखला से ही 20 से 25 अन्य लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। उसी बोगी के अंदर उनमें शामिल एक बुज़ुर्ग को देखकर हाफिज जुनैद अपनी सीट छोड़ देते हैं और वो बुज़ुर्ग उस सीट पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद धक्का मुक्की शुरू होती है और कुछ लोग हाफिज जुनैद के सर पर टोपी लगी होने की वजह से उन पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। कोई उन्हें पाकिस्तान से आया हुआ बताता है, कोई उन्हें मुल्ला कहकर, कोई उन्हें आतंकवादी कहकर संबोधित करने लगता है। और इसी बीच जिस बुजुर्ग आदमी को हाफिज जुनैद ने अपनी सीट दी थी, वो जुनैद पर हमला कर देता और सारे लोग उन पर टूट पड़ते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, तुगलकाबाद स्टेशन से भी कुछ लोग ट्रेन में सवार होते हैं। बोगी में 150-200 लोगों की मौजूदगी में हाफिज जुनैद, उनके भाई, उनके दोस्तों पर हमलावर उनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बीच बचाव करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, जिनमें तमाशबीन सबसे ज़्यादा थे। और हाफिज जुनैद को बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। उनमें से उनके भाई या किसी दोस्त ने हाफिज जुनैद के बड़े भाई शाकिर को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी। वो तुरंत बल्लभगढ़ स्टेशन की तरफ रवाना होते हैं और जब ट्रेन वहाँ पहुँचती है तो हमलावर हाफिज जुनैद, उनके भाई और दोस्तों को ट्रेन से नहीं उतरने देते। जब वो बल्लभगढ़ पहुँचे, अपने बड़े भाई शाकिर को आवाज़ देते हैं तो हमलावर उन्हें भी खींचकर उन पर हमला शुरू कर देते हैं और उन्हें बेरहमी से पीटते हैं। देखने की बात यह है कि हमलावरों के पास अचानक से चाकू निकल आते हैं। हमलावर बल्लभगढ़ स्टेशन पर चाकू निकालकर जुनैद, उनके भाई शाकिर, उन दोस्तों पर हमला कर देते हैं, जिनमें शाकिर, हाशिम को बहुत गंभीर चोटें आती हैं और हमलावर जुनैद को ट्रेन से नहीं उतरने देते। उसके बाद हमलावर आशावटी स्टेशन पर जुनैद को
घायल अवस्था में फेंक देते हैं, जहाँ जुनैद अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। इसी तरह से इसके बाद एक और घटना जुड़ती है गौरी लंकेश की। गौरी लंकेश जो कन्नड़ की भारतीय वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ अज्ञात लोग उनके घर जाते हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। किस तरह का माहौल इस मुल्क में बन रहा है, कहानी यहीं नहीं रुकती। उसके बाद आप देखेंगे 17 जून 2019 झारखंड में तबरेज़ को, तो ईद की छुट्टियों पर अपने घर आए हुए थे तबरेज़ अंसारी को भी झारखंड में खंबे से पीट पीट कर यही लोग जो नफ़रत की यूनिवर्सिटी से इल्म और तालीम हासिल करके एक नए भारत की बुनियाद रखना चाहते हैं, उस बेकसूर बेगुनाह को पीट पीट कर इतना मारते हैं कि वो अपनी जान गंवा देते हैं। साथियों, ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। इसके बाद एक और घटना होती है 16 अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में। गाड़ी में सवार 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को भी नफरत की यूनिवर्सिटी से तैयार हो रहे लोग उन 2 साधुओं और ड्राइवर को किसी और समुदाय का समझ करके उनको भी पीट पीट कर मार डालते हैं। और घटनाएं सिर्फ यही नहीं हैं। अब तक 30-35 लोग इस मॉब लिंचिंग, इस नफरती यूनिवर्सिटी की भेंट चढ़ चुके हैं और अब तक 30 से 35 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? अगर पहली घटनाओं पर ही सरकार ने अपना रुख सख्त किया होता, कानून को अपना काम करने दिया होता, तो आज मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो सकते थे। लेकिन जब इस मुल्क को चलाने वाले, इस मुल्क के प्रधानमंत्री ही ये बयान दें आवाम के बीच में कि लोगों की कपड़ों से शिनाख्त हो सकती है, उन्हीं के दल के सत्ता में बैठे हुए सांसद जब कहें किसी समुदाय का नाम लेकर के कि इस समुदाय के लोगों के साथ कारोबार मत करना, बल्कि मुस्लिम समाज के लोगों का बहिष्कार करो, जहाँ पर चूड़ियाँ बेचने वाले एक मजदूर गरीब, उनको तो अपने 2 वक्त की रोटी की तलाश होती है, चूड़ी पहनाने वाले से उसका नाम पूछ करके, उसकी शिनाख्त हासिल करके उसको मारना पीटना। जब इस तरह की नफरत हम समाज के अंदर बोने का काम करेंगे, जब हम सोचेंगे ये सिर्फ इस तरह की नफरत दूसरे ही लोगों को नुकसान देगी, ऐसा नहीं है। जो आप बोते हैं वही आपको काटना पड़ता है। आज भी जब ये मणिपुर की घटना हुई, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो अफसोस जाहिर किया, उसमें सबसे पहले मणिपुर की घटना का जिक्र नहीं था। सबसे पहले आने वाले कल की सियासत के लिए सियासी दांव खेलते हुए सबसे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उसके बाद मणिपुर का जिक्र किया। साथियों, अगर देश को चलाने वाले लोग इस तरह की सियासत करेंगे, वो हर चीज़ में अपना सियासी फ़ायदा और नुकसान का आकलन करेंगे, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। इस मुल्क में जहाँ तमाम धर्म, तमाम मज़हब, तमाम जातियों के लोग एक साथ प्यार, मोहब्बत और गंगा जमुना तहजीब के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए सदियों से रहते हुए आए हैं, जिन्होंने इकट्ठा होकर एक झंडे के नीचे, एक परचम के नीचे इस मुल्क की जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज उस मोहब्बत और भाईचारे की बुनियाद को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। सियासत में लोग आएंगे जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, मंत्री और सांसद लोग बनेंगे, बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन अगर मुल्क सलामत रहेगा तभी सब सलामत रहेंगे। अगर हम अपने मुल्क को कमज़ोर कर देंगे, मणिपुर की ये घटना, जिस तरह का जुल्म, जिस तरह की बर्बरता हुई है, बहुत अफसोसनाक है। उसको कहते हुए, उसका जिक्र करते हुए भी दिल कांप जाता है। इसलिए एक अच्छे और बेहतर समाज के लिए हम सबको धर्म, जाति, मज़हब से ऊपर उठ करके अपने मुल्क, अपने वतन से एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से भाईचारा निभाते हुए ही आगे बढ़ना होगा। मुझे यहाँ अल्लामा इकबाल साहब की 2 लाइनें याद आती हैं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के प्रोग्राम आपके बीच ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।